Hello and welcome to Study IQ. My name is Saurabh Gupta and I teach philosophy option live on Study IQ IAS. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ये हमारी एक सीरीज है जिसका नाम है फिलोसफी इन 10 मिनट्स। आज इस सीरीज में हमारा अगला लेक्चर होने वाला है, हमारा अगला स्कूल ऑफ थॉट, और जो कि है लॉजिकल पॉजिटिविज्म। लॉजिकल पॉजिटिविज्म में कोई एक सिंगल प्रपाउंडर नहीं है, हमारे पास हैं ग्रुप ऑफ फिलोसोफर्स। कई सारे फिलोसोफर्स हैं जिनमें से कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ सोशल साइंटिस्ट थे, कुछ लॉजिशियन थे, जो आपस में सभी वियना यूनिवर्सिटी में मिलते थे। इनका एक सर्कल था जिसको वियना सर्कल के नाम से जानते हैं। इसमें रोडोल्फ कर्नेप, एजे अय्यर, एम्स क्लिक थे। एम्स क्लिक जिसके चेयरपर्सन थे। अब अगर बात करते हैं वियना सर्कल की, तो ये एक ऐसा सर्कल था जो कि वियना यूनिवर्सिटी में मिलता था टाइम टू टाइम, जिनके फिलोसॉफिकल डिस्कशंस हुआ करते थे, जो कि ये मानते थे कि जो स्टेटमेंट्स हैं, जो जजमेंट्स हैं, जो प्रपोजिशंस हैं, वो मीनिंगफुल तभी होते हैं जब उनके मीनिंगफुल होने की जो शर्त है वो पूरी हो। वो शर्त क्या है? वो जो कंडीशन है, दैट इज वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वो वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग क्या है, इसको हम समझेंगे। हम ये समझेंगे कि कौन से स्टेटमेंट्स इनके लिए मीनिंगफुल होते हैं, कौन से स्टेटमेंट्स इनके लिए मीनिंगफुल नहीं होते। फिलोसॉफी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे, एंड दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरी यही आईडी है। जो भी मीडियम आप यूज करते हैं वहां आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, या फिर सीयूईटी के लिए। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिलोसफी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा अगला जो फिलोसफी का बैच है, फिलोसफी ऑप्शनल का, वो स्टार्ट हो रहा है 6 जैन को, और इसकी फीस काफी अफोर्डेबल है, 12,999 अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं SG लाइव। अभी हमारा न्यू ईयर सेल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसकी वैलिडिटी जो है वो 31 रहने वाली है। इसमें आपको लाइव क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज पे मिलते हैं। टेस्ट सीरीज में आपके 12 टेस्ट रहते हैं, जिसमें 8 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। हमारी लाइव क्लासेस दिन में 1 से 4 होती हैं, 3 घंटे की क्लास होती है। सिलेबस काफ़ी छोटा है, काफ़ी कंसाइज है, लॉजिकल सब्जेक्ट है, टॉपर्स की चॉइस रहा है, 327 हाईएस्ट स्कोर रहा है, तो काफ़ी बेनिफिशियल है आपके यूपीएससी की ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये काफ़ी सारे आपके जो जीएस के पेपर्स हैं उनको भी ओवरलैप करता है। एथिक्स इंटीग्रेटेड एप्टीट्यूड पेपर 4 में आपका जो यूनिट 5 है, उसमें थिंकर्स के पर्सपेक्टिव्स पूछे जाते हैं, वैल्यूज को, एथिक्स को, मोरालिटी को लेके, कि इंडियन और वेस्टर्न थिंकर्स के क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, जिनको हम ऑलरेडी पढ़ लेते हैं अपने फिलोसॉफी ऑप्शनल में। इसके अलावा कई सारे आपके सोशो पॉलिटिकल के टॉपिक्स को भी ये ओवरलैप करता है। 70% सिलेबस हम पढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पेपर में, जो कि है इंडियन और वेस्टर्न फिलोसॉफी। 30% सिलेबस होता है, इसको हम सेकेंड पेपर में पढ़ते हैं। हालांकि दोनों का वेटेज जो है वो बराबर ही रहता है, 250 मार्क्स 250 मार्क्स का। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे लाइव कोर्स के बारे में। हमारे लाइव क्लासेस जो हैं वो दिन में 1 से 4 होती हैं। 4 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है, क्योंकि काफ़ी छोटा सिलेबस है, 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है टेस्ट सीरीज के साथ में, जिसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी चलते रहते हैं। उन टेस्ट सीरीज के लिए आपको अलग से पे नहीं करना है, दैट इज इंक्लूडेड इन आर लाइव क्लासेस। सारा स्टडी मटेरियल मैंने खुद से प्रिपेयर किया है, जो कि आपको मिलता है क्रक्स के फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, PDF आपको मिल जाएंगे। उनका आप प्रिंट ले सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। क्लासरूम हैंडेड नोट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनसे आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा क्लासेस में जब मैं पढ़ाता हूँ, तो जो भी PPTs होते हैं, उन PPTs को भी मैं एक दिन पहले आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, जिन ग्रुप में मैं आपको ऐड करता हूँ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। तो जो कुछ भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए अपने फिलोसॉफी ऑप्शनल के लिए, वो सारा सारा स्टडी मटेरियल मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको एक सिंगल बुक भी मार्केट से परचेज करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना स्टडी मटेरियल जितनी भी बेस्ट स्टैंडर्ड बुक्स है मार्केट में, सभी को कंपाइल करके बनाया है, और इस तरीके से बनाया है कि अगर आप नॉन फिलोसॉफी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं, इजी लैंग्वेज विद एग्जांपल्स। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने फिलोसॉफी लेके कहीं गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि यही फीलिंग आती है जब आप मार्केट से बुक्स लेके खरीदते हैं और फिर फिलोसॉफी को पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, क्योंकि जो भी ऑथर्स है वो ये मान के चलते हैं कि आप फिलोसॉफी के स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने अपना स्टडी मटेरियल इस तरीके से तैयार किया है कि जो कि नॉन फिलोसॉफी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइव क्लासेस। कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हमारी लाइव क्लासेस जो हैं वो दिन में 1 से 4 होती हैं, और
हमारा ये जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 6 को। अभी हम बात करने वाले हैं हमारा आज की जो स्कूल ऑफ थॉट है दैट इज लॉजिकल पॉजिटिविज्म। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म में हमारे क्या क्या टॉपिक्स है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, द वियना सर्कल। वियना सर्कल उसको कहते हैं जहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में ये सारे फिलोसोफर्स आपस में मिलते थे और फिलोसॉफिकल डिस्कशंस इनके होते थे, जिसके चेयरपर्सन थे एम्स क्लिक। एम्स क्लिक एक फॉर्मर स्टूडेंट ने इनका मर्डर कर दिया क्योंकि वो नाराज था इनसे, वो कुछ मेंटली रिटार्डेड था, जिसकी वजह से इन्होंने उसको अपनी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। जिसकी वजह से वो नाराज था, इनका उसने मर्डर कर दिया, गोली मार के इनकी हत्या कर दी। उसके बाद में ये जो सर्कल था वो बिखर गया और फिर फिलोसॉफिकल जो इनके डिस्कशन थे वो वहीं पे एंड हो गए। इससे पहले इनकी एक राय हुआ करती थी, जो भी हमारे फिलोसोफर्स थे, चाहे वो साइंटिस्ट हो गए, चाहे वो सोशल साइंटिस्ट हो गए या फिर लॉजिशियंस हो गए। अब बात करते हैं हम इनके इनके लॉजिकल पॉजिटिविज्म की। अब लॉजिकल पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है? अब लॉजिकल पॉजिटिविज्म में दो वर्ड्स हैं, पहला है लॉजिकल और दूसरा है पॉजिटिविज्म। लॉजिकल का मतलब ये है कि ऐसे प्रपोजिशंस जिनको हम लॉजिक के बेस पे हम प्रूव कर सकते हैं वो भी मीनिंगफुल होते हैं। पॉजिटिविज्म का मतलब है कि ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे प्रपोजिशंस जिनको हम एक्सपीरियंस के बेस पे, एक्सपीरियंस या फिर ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम उनको प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहता हूं कि आई हैव अ ब्लैक स्टाइलस इन माई हैंड, ये जो स्टाइलस मेरे हाथ में है ये ब्लैक है, इसको देख के, इसको ऑब्जर्व करके, एक्सपीरियंस करके इस स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि हाँ मैंने सही बोला या फिर गलत बोला। ये स्टेटमेंट सही या फिर गलत दोनों हो सकते हैं, लेकिन हाँ वेरिफिकेशन तो पॉसिबल है इसका। अगर मैं कहता हूं कि 2+2=4, इसका भी एनालिसिस हो सकता है, इसका भी वेरिफिकेशन हो सकता है, लेकिन कैसे होगा? लॉजिक से होगा। अगर मैं कहता हूं कि 7 और 5 12 होते हैं तो इसका एनालिसिस भी लॉजिकल तरीके से कर सकते हैं, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स मीनिंगफुल हैं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि गॉड एग्जिस्ट और गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, ना तो लॉजिक से हो सकता है और ना ही एक्सपीरियंस से हो सकता है, ऑब्जर्वेशन से हो सकता है। क्योंकि गॉड जो है वो कोई स्पेशियो टेम्परल एंटिटी नहीं है, वो कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है जिसको हम ऑब्जर्व करके या फिर हम लॉजिकल एनालिसिस करके उसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो मीनिंगलेस होते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग से ये वेरीफाई नहीं हो पाते। इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट्स को ये सीडो स्टेटमेंट्स कहते हैं, और ये कहते हैं कि ये जनरली मेटाफिजिकल स्टेटमेंट्स होते हैं या फिर कुछ एस्थेटिक्स के या फिर जो लॉजिक के या सॉरी जो एथिक्स के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं, मोरालिटी के स्टेटमेंट्स हैं, सारे जो हैं वो कैसे हैं? वो नॉनसेंसिकल हैं, क्योंकि वो मीनिंगलेस हैं, क्योंकि वो वेरीफाई नहीं किए जा सकते वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग से। क्योंकि वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग में दो चीजों से वेरीफाई किया जाता है, या तो लॉजिक से या फिर एक्सपीरियंस। किसी भी एक चीज से अगर वेरीफाई हो जाते हैं तो वो मीनिंगफुल होते हैं। अब क्योंकि मेटाफिजिकल स्टेटमेंट्स, एथिकल स्टेटमेंट्स, प्रिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स, इमोटिव स्टेटमेंट्स वेरीफाई नहीं हो सकते, इसीलिए वो उनको मीनिंगलेस बोलते हैं। और इसी बेस पे ये क्या करते हैं? ये मेटाफिजिक्स को एलिमिनेट करते हैं, विच इज नोन एज एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स। ये पूरी कोशिश करते हैं मेटाफिजिक्स को एलिमिनेट करने की, क्योंकि मेटाफिजिकल स्टेटमेंट्स को हम इंपेरिकली वेरीफाई नहीं कर सकते, ना ही लॉजिक से और ना ही एक्सपीरियंस से। अब हम बात करते हैं इनकी वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग की। इनकी वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग में वेरिफिकेशन के 3 मेथड्स होते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग और वीक वेरिफिकेशन। स्ट्रॉन्ग और वीक वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि या तो हम किसी स्टेटमेंट को स्ट्रांगली वेरीफाई कर लें या वीकली वेरीफाई कर लें, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल होगा, वो मीनिंगफुल होगा। स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि ऑल स्वॉन्स आर वाइट, सारे हंस सफेद होते हैं, ऐसा मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मैंने आज तक जितने भी हंस देखे हैं, जितने भी स्वॉन्स देखे हैं, वो सारे वाइट थे। इसका स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन हो गया। मैंने जितने भी हंस देखे इंपेरिकली मैंने उनको ऑब्जर्व किया अपने सेंस एक्सपीरियंस से, सेंस ऑर्गन से, फिर मैंने वेरीफाई कर लिया कि हाँ ऑल स्वॉन्स आर वाइट। तो इसका स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन तो हो गया। इसका वीक वेरिफिकेशन कैसे होगा? क्योंकि जब मैंने जितने भी हंस देखे हैं वो सारे वाइट थे, इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि हाँ बाकी के हंस भी वाइट होते होंगे। तो ये इसका वीक वेरिफिकेशन है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक वेरिफिकेशन से भी हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं स्टेटमेंट्स का, तब वो मीनिंगफुल होते हैं। दूसरा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल किसी स्टेटमेंट को आप डायरेक्टली वेरीफाई करो। फॉर एग्जांपल कहीं आपने मैदान को गीला देखा, द ग्राउंड इज वेट, दिस इज डायरेक्ट वेरिफिकेशन। अब
वेट ग्राउंड के बेस पे अगर आप ये कहते हो कि ये इफेक्ट है, इसका कॉज जो है वो क्या है, वो रेन है, कि इट मस्ट हैव हैड रेन, यानी कि बारिश हुई होगी। अब बारिश तो आपने नहीं देखी ना, आपने सिर्फ गीले मैदान को देखा है, तो गीले मैदान की जो वेरिफिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग, वो डायरेक्ट वेरिफिकेशन है, और उसके बेस पे उसका जो कॉज था, जो कि था मैदान, जो कि थी बारिश, उसका आपने इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन किया है। इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन हो गया। डायरेक्ट वेरिफिकेशन किसका हुआ, ग्राउंड वेट का, वेट ग्राउंड का, गीले गीले मैदान का, और जो इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन है वो हो गया बारिश का। तो अगर आप ये कहते हो कि बारिश हुई थी, तो इसका भी इनडायरेक्टली वेरीफाई हो रहा है, ये भी इनडायरेक्टली वेरीफाई हो रहा है, इसका भी इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन हो रहा है, का मतलब ये भी मीनिंगफुल है। तीसरा जो वेरिफिकेशन का तरीका है इनका, वो है प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन इन प्रिंसिपल। प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि या तो आप प्रेजेंट में सेंस एक्सपीरियंस से किसी भी चीज को वेरीफाई करते हैं, जैसे कि देयर इज अ टेबल इन फ्रंट ऑफ मी, प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन हो गया, मैंने उसको सेंस और ऑर्गन से वेरीफाई कर लिया, एक्सपीरियंस से वेरीफाई कर लिया। वेरिफिकेशन इन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में वेरिफिकेशन कैसे होगा, यानी कि ऐसा कोई प्रिंसिपल जो कि एक्सपीरियंस के बेस पे बना है, ऐसी चीजों के बारे में जो बात करता है जो कि अभी नहीं है, जो कि अभी नहीं है लेकिन कभी तो हुए थे। जैसे कि डायनासोर्स, एक टाइम पे डायनासोर्स हुआ करते थे और आज वो नहीं है। देयर इज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को आज के प्रेजेंट टाइम में हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मीनिंगलेस हो गया, ये भी मीनिंगफुल होगा। क्यों? क्योंकि इसका वेरिफिकेशन हो रहा है प्रिंसिपल के थ्रू। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट्स वेरीफाई होंगे उनको भी मीनिंगफुल माना जाएगा। इस तरीके से तीन क्लासिफिकेशन है इनके वेरिफिकेशन के, तीनों में से किसी भी तरीके से अगर वेरीफाई हो सकता है तब तो वो मीनिंगफुल है, अगर नहीं हो सकता तो वो मीनिंगलेस है। अब लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि जो मेटाफिजिकल स्टेटमेंट्स हैं, इन तीनों में से किसी भी तरीके से वेरीफाई नहीं हो सकते, ना तो स्ट्रॉन्ग और वीक वेरिफिकेशन हो सकता है, ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन हो सकता है, और ना ही उनका वेरिफिकेशन इन प्रैक्टिकल और इन प्रिंसिपल, ना ही प्रैक्टिकली वेरीफाई हो सकते हैं, ना ही प्रिंसिपल से वो वेरीफाई हो सकते हैं। इसलिए मेटाफिजिकल स्टेटमेंट्स जो है वो मीनिंगलेस होते हैं, दे आर नॉनसेंसिकल, इसीलिए वो उसको क्या बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं सीडो स्टेटमेंट्स। आगे बात करते हैं लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ नेसेसरी प्रपोजिशंस। अब लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ नेसेसरी प्रपोजिशंस क्या है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये ऐसी थ्योरी है जिसमें हम ऐसे प्रपोजिशंस को भी एक्सेप्ट करते हैं जो कि एनालिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे कांट ने बताया था कि एनालिटिकल स्टेटमेंट्स वो होते हैं जिनमें प्रेडिकेट सब्जेक्ट को डिफाइन करता है, उसका मीनिंग बताता है या फिर उसको एक्सप्लेन करता है। जैसे कि ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, जो अनमैरिडनेस है वो बैचलर्स में है, लेकिन ये भी मीनिंगफुल है क्योंकि लॉजिक से वेरीफाई हो रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स भी मीनिंगफुल होते हैं। सीडो स्टेटमेंट्स के कई तरीके होते हैं, कई टाइप्स में इनको रखते हैं। कुछ प्रेस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं प्रेस्क्राइब करता हूँ, यू शुड टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। ये क्या है? प्रेस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है। अगर मैं कहता हूं कि आई हैव अ फीलिंग ऑफ पेन इन माई लेग, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो ये भी क्या है? ये इमोटिव स्टेटमेंट है। मैं अपनी फीलिंग या फिर इमोशन के बारे में आपको बता रहा हूं। अगर मैं कहता हूं आई एम लव विद सम पर्सन, विद एक्स पर्सन, तो ये क्या है? ये मैं अपने इमोशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं कहता हूं आई बिलीव इन गॉड, तो ये भी मैं अपनी फीलिंग या फिर इमोशन के बारे में बता रहा हूं। तो इस तरीके के, चाहे वो प्रेस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स हो, चाहे वो इमोटिव स्टेटमेंट्स हो या फिर मेटाफिजिकल स्टेटमेंट्स हो, सारे ही मीनिंगलेस होते हैं क्योंकि इनका वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए ये इसको सीडो स्टेटमेंट्स में रखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिकल पॉजिटिविज्म फिलोसफी इन 10 मिनट्स में। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारा अगला स्कूल ऑफ थॉट, एंड दैट इज फिनोमिनलिज्म। हमारा फिलोसफी ऑप्शनल का नया बैच स्टार्ट हो चुका है और नया स्टार्ट होने वाला है 6 जनवरी को, जिसके प्राइस जो काफ़ी ड्रॉप हुए हैं अभी। ये जो सेल है न्यू ईयर सेल, इसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर यानी कि कल तक है, तो इससे पहले आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टे ट्यून्ड टू स्टडी IQ। See you in the live batch.